नमस्ते दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला पर आपका स्वागत है। 10वीं की परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपका एसएसटी में भूगोल का दूसरा चैप्टर लेने जा रहा हूं और आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहले वीडियो पर आपने जो प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका पार्ट 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य जीव संसाधन हमने पहले आपको पढ़ा दिए हैं पहले चैप्टर में कि संसाधन क्या होता है। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो संसाधन है, लेकिन उनके लिए आपको तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आइए, ये भी हमारे लिए संसाधन ही है सारे, इनके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। हम एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं। बात समझ में आई? तो आज दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए देखिए वन्य जीव संसाधन क्या होता है। गौर करें तो पाएंगे कि वन किसे बोलते हैं, वन किसे बोलते हैं और जीव किसे बोलते हैं। वन मीन्स होता है बेटा जंगल, ठीक है, लेकिन वन की परिभाषा अलग है। वन की परिभाषा क्या है? अलग है। मतलब वन मीन्स होता है सरकार द्वारा एक निश्चित जो आंकड़े हैं, वो एरिया होता है जिसमें जंगल पाया जाता है, उसी को वन बोलते हैं। जंगल बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वन को सरकार संरक्षित करती है। आप वनों में अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते, है ना, कटाई नहीं कर सकते, लेकिन जंगल में कटाई कर सकते हैं। जंगल पर सबका अधिकार होता है, लेकिन वनों पे एक नियम होता है, कानून होता है, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे आप जो प्रक्रिया हैं आप अपना सकते हो, उनको वन बोलते हैं। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन तथा वन में रहने वाले जीव, ये सभी संसाधन है। वन भी संसाधन है और जीव भी संसाधन है। तो देखो ये जंगल दिख रहा है आपको, ये जंगल दिख रहा है और ये जीव है, ये सभी जीव हैं। और हम यहाँ सफारी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, देखो हाथी घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जिराफ है, ये सभी जीव हैं। कौन से जीव हैं? वन में रहने वाले जीव, वन्य जीव। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहली बात पर। ये कहाँ से निकल आता है बार बार। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। पहले वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिला, इसमें खूब लीजिएगा आप, है ना। हम बारी बारी कर से, उधर हमारा सिस्टम लगा हुआ, वहाँ से बटन दबाएंगे, यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव, वन संसाधन में हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव के प्रकार, पारितंत्र, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, जातियों का वर्गीकरण, वनस्पति जात और प्राणी जात के निम्नीकरण के कारण, है ना, कैसे उनका ह्रास हो रहा है, कैसे उनमें कमी आ रही है। दूसरा, भारत में वन्य जीव का संरक्षण कैसे करें भाई, जो कमी आ रही है उसको कैसे रोकें, उनका वितरण देखेंगे, कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं। दूसरा, समुदाय मतलब जो समूह है, और वन संरक्षण आज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे, देखिए आगे वन्य एवं वन्य जीवन। ठीक है, आगे देखें वन्य जीवन, वन्य जीवन। ठीक है, वन तो आपको बता ही दिए, वन्य जीवन देखें। वन जीव, ठीक है, वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। वन्य जो जीव हैं वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, कट तो नहीं रहा कहीं पे? देखें वन्य जीव, ठीक है, वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, तथा संरक्षण के प्रयासों द्वारा पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव क्या होते हैं? जो अपने पर्यावरण के एक आवास में रहते हैं, मतलब उनके लिए स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, वहाँ पर विराजमान रहते हैं। दूसरा, वहाँ पर पेड़ पौधों जीव जंतुओं की प्रजातियों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, हमारे लिए संरक्षण। ठीक है, इसे बोलते हैं वन्य जीव, संरक्षण रखा जाता है ना वन्य जीव, वनों में जो रखा था।
हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। देखें, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए इनका पेड़ पौधे वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जीवन की सुरक्षा के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, औषधियों के लिए, ठीक है, लकड़ी प्राप्त करने के लिए। वन्य जीव क्या होते हैं? वन और वन्य जीव दोनों की हमें आवश्यकता है और दोनों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहाँ से लकड़ी लेनी है, वहाँ से दवाइयाँ लेनी है, औषधियाँ लेनी है, तो इन्हीं को वन्य जीव बोला जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, वन और जीवों को दो भागों में हम बांटते हैं। हालांकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? तो देखो, फ्लोरा एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ वनस्पति है। जिसका अर्थ क्या है? वनस्पति। फ्लोरा का मतलब है वनस्पति। इन्हें क्षेत्र, काल, वातावरण तथा जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस किस के आधार पर फ्लोरा को वर्गीकृत किया जाता है? क्षेत्र, काल, वातावरण तथा जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देशी वनस्पति, कृषि वनस्पति और घास वनस्पति। ठीक है, फ्लोरा को हम क्षेत्र, समय, काल के आधार पर दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से हैं आप देखेंगे, कौन कौन से हैं? कृषि वनस्पति और आपका घास वनस्पति। देखो जी, फ्लोरा और फौना किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर, काल के आधार पर, वातावरण के आधार पर, जलवायु के आधार पर हम इनको निम्नलिखित चीज़ों में वर्गीकृत करते हैं। देशी वनस्पति जो हमारे देश में होती है, ठीक है, कहीं और नहीं पाई जाएगी। कृषि वनस्पति, जैसे कृषि वनस्पति कौन सी? हमारे यहाँ जैसे गेहूँ ज़्यादा होता है, चावल ज़्यादा होता है, आलू ज़्यादा होता है। खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ ना, तो यूपी में नंबर 1 पर कौन कौन चीज़ें हैं आपका? गेहूँ उत्पन्न में, आलू उत्पादन में, ठीक है, दूध उत्पादन में। पंजाब में तो हालांकि वेस्ट बंगाल है, कभी कभी इधर उधर के राज्य आ जाते हैं, जैसे तेलंगाना हो गया है 2024 में, है ना, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो देखें, कृषि वनस्पति, घास वनस्पति, ऐसी घास जो केवल, ठीक है, ऐसे घास वनस्पति कौन सी है? जो घास के रूप में पाई जाती है ना, बांस भी एक घास है। आगे देखें, फौना का संबंध किसी क्षेत्र विशेष या वन में रहने वाले पशु और पक्षियों से है। ये प्राणी जात कहलाते हैं। फ्लोरा आपका वनस्पति जात और फौना क्या है आपका? फौना है प्राणी जात। बात समझ में आई ना? तो ये विशेष तरीके से बांटा गया है फ्लोरा फौना के रूप में। आगे देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्लोरा और फौना, इधर देखो आप, फ्लोरा फौना कैसे होते हैं? देखो, फ्लोरा ये है, ये है फ्लोरा, ठीक है, ये फ्लोरा है, ये पेड़ पौधों में विभाजन करते हैं, ठीक है, ये देख रहे होंगे। और फौना में सारे जीव जंतु आते हैं जो विशेषकर अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा फौना में अंतर समझ लीजिए। फ्लोरा फूल या पौधे जितने भी होते हैं वो सभी पौधे ही आते हैं, उसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, है ना। और फौना ये कैसा है? यहाँ से फोन में आवाज़ निकालते हैं, कौन निकालते हैं आवाज़? यही निकालते हैं जीव जंतु। ऐसे याद कर लेना कभी दिक्कत आए तो। आगे देखें, परतंत्र देखिए, परतंत्र एक किसी क्षेत्र के पादप में पौधे, जंतु में जीवन, जिनमें जीवन होता है, ठीक है, अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। जो पेड़ है वो किससे जुड़े हुआ है? जीवों से जुड़े हुए हैं, है ना। देखो, पादप और जंतु एक दूसरे जहाँ पर जुड़े होते हैं उसी को पारतंत्र कहते हैं। परस्पर जुड़े होते हैं, पारतंत्र कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पारतंत्र कहलाता है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु शामिल हैं। यहाँ देखो आपको 3 चीज़ दिखाई दे रही होंगी। पारतंत्र
दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, होता है मानव जनित, ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया होता है। तो जितने भी जो जंगल हैं, वन हैं, नदियाँ हैं, ये सभी प्राकृतिक हैं, झीलें हैं। लेकिन जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं वो गार्डन है, खेत है। खेत भी एक मानव द्वारा बनाया हुआ है ना, जमीन को काट के चारों तरफ से बाउंड्री लगाता है तब खेत बनता है, तो किसान भाई बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जलमंडल, ये आपका जलमंडल हो जाएगा, ये आपका वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका स्थल मंडल हो जाएगा, है ना। इन तीनों को जोड़कर एक मंडल बनता है, उसे बोलते हैं जल वायु जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। और इन सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं सूर्य देवता। क्या है? सूरज जो है, सन है, वही सभी को ऊर्जा देता है, तभी हम जीवन संभव कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो लिख लीजिए परतंत्र किसे बोलते हैं। आगे देखें तो पाएंगे आप प्राकृतिक वनस्पति देखो, जो प्रकृति द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई है, किसी ने उनको उत्पन्न नहीं किया है। देखो प्राकृतिक वनस्पति, हो सकता है कट रहा हो लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्राकृतिक वनस्पति है ना, प्राकृतिक वनस्पति, ऐसे करके याद कर लेना, प्राकृतिक वनस्पति, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखें तो पाएंगे प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह। भाई इनमें ना तो कोई मानव इसमें कोई खाद बीज डालता है, ना कोई पंछी डालता है, ना कुछ डालता है, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे घास है, अपने आप उत्पन्न होते हैं और एक समूह बना लेते हैं बहुत बड़ा, जैसे वन, ठीक है, दूसरा देखें घास, तीसरा भूमि, ठीक है। देखो ये आपकी भूमि दिख रही है आपको, और भूमि पर ही हरी हरी घास है, ठीक है। उसके बाद वन आ गए, ये देखो वन दिख रहे हैं आपको, पीछे तक दिख रहे हैं, ये वन दिख रहे हैं ना। तो ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें, देखें। अच्छा, प्राकृतिक पारतंत्र को बनाने में, ठीक है, इस दुनिया को चलाने में खाद्य श्रृंखला का भी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ अपडेट करा देना चाहता हूँ। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला देखें क्या होती है। खाद्य श्रृंखला जैसे अभी हमने देखा कि छोटे छोटे घास उग रही थी, हरी हरी, तो ये घास है, ये घास है। घास क्या है बेटा? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है ये। जैसे फिल्म को बनाने वाला कौन होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो पहले उत्पादक होते हैं। और उत्पाद क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट होता है। तो ये उत्पादक हैं, ये भोजन बनाने वाले हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, सूरज से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ज़मीन से पानी लेते हैं, पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की इसकी भूमिका रहती है। ये भोजन बनाते हैं प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। उत्पाद को खाएगा उपभोक्ता। कौन खाएगा? उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है, वो केवल घास खाता है, पेड़ पौधे खाता है। जैसे ये टिड्डा भाई साहब हैं, तो ये घास खाने आए, अब टिड्डा को खा गया। पहला उपभोक्ता तो शाकाहारी होता है, लेकिन दूसरा उपभोक्ता कैसा हो जाएगा? मांसाहारी। वो इसको भी खा रहा है, वो इसको खा रहा है। टिड्डे को खाएगी चिड़िया, और चिड़िया को खा जाएगा ये उद्बिलाव है, ठीक है, नेवला जैसा मान लो, कुछ भी उद्बिलाव है। ये कैसा है? तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पहला ग्रहण करने वाला टिड्डा हो गया, टिड्डा को ग्रहण करने वाली चिड़िया द्वितीय उपभोक्ता हो गई, और तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? ये वाला जीव हो जाएगा। इसको खाने वाला कौन हो जाएगा? शेर। और अंत में क्या? शेर एक दिन मर जाएगा, मिट्टी का ढेर, शेर मिट्टी का ढेर हो जाएगा। जब शेर मर जाता है तो उसकी हड्डी पसली मांस को खाने वाले छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उसमें चींटी भी आपकी भूमिका निभाती है, ठीक है, चींटी भी भूमिका निभाती है। छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु जितने भी होते हैं सब इसको खाने लग जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चक्कर चलता है, तो खाद्य श्रृंखला इसी को बोलते हैं। अगर हम खाद्य श्रृंखला में किसी एक जीव को मार दें, ठीक है, अभी मैं ऐसे करके इसको आज स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
अभी मैं मान लो इसको मार देता हूँ, टिड्डे को मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये चिड़िया भी मर जाएगी, चिड़िया मर जाएगी तो ये भी मर जाएगा, जब ये मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा, जब ये मर जाएगा तो बैक्टीरिया वगैरह अब घटक वाले ये भी क्या अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, फिर इनका कोई काम ही नहीं बचेगा। तो उसके बाद इसमें खाद पोषक तत्व कहाँ से आएंगे ज़मीन में, ये बंजर हो जाएगी। यहीं से तो खाद मिलता है, ठीक है, यहीं से तो खाद मिलता है। तो खाद चक्र बनाना भी अति आवश्यक है। अभी हम पढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ से चीते गायब हो गए, है ना, चीते गायब हो गए, बहुत सारे जीव संकट उत्पन्न हो गया मनुष्यों के द्वारा, तो उनको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला ये होती है। आगे देखें, आगे देखें स्थानिक पादप। स्थानिक पादप मतलब एक स्थानीय जगह पर ही पैदा होते हैं, एक स्थानीय जगह पर ही पैदा होते हैं, स्थानिक पादप कहलाते हैं, स्थानिक पादप कहलाते हैं। देखो स्वदेशी वनस्पति, इसको बोलते हैं स्वदेशी वनस्पति, स्थानीय पादप को। प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, ठीक है, कहाँ पर है, भारतीय है, इससे स्वदेशी वनस्पति प्रजाति भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसे पेड़ पौधे जो भारत में ही पैदा होते हैं। हाँ जी, हालांकि दूसरे देशों में उन्हें पैदा किया जा सकता है, यहाँ की गुणवत्ता को देखकर कितना टेम्परेचर है, कितना पानी चाहता है, इसको बना सकते हैं, लेकिन स्वदेशी रूप से तो वही होगेगा जहाँ इसको वातावरण मिला हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए आगे देखें तो पाएंगे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये क्या होता है जी, ये होता है राष्ट्र द्वारा इनको निर्मित किया जाता है, देश द्वारा बनाया जाता है कि यहाँ पर ये विशेष प्रकार का प्राणी यहाँ विराजमान रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है ना। लेकिन ये बने कैसे, ये ऐसा उद्यान क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिससे किसी देश की प्रशासन, पुलिस, डीएम ये सभी मिलकर इसमें अपना कारोबार चलाते हैं ना, सभी की भागीदारी रहती है। वैसे बता रहा हूँ आपको, पुलिस और डीएम वगैरह, हालांकि इसके लिए विशेषकर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है ना, आईएफएस सेवा होती है इनके लिए। व्यवस्था के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, ठीक है, बोल दिया गया हो कि आप इस क्षेत्र में एंट्री नहीं करेंगे, टिकट लगेगी तो आपको है ना, वहाँ के गार्ड जो आपके साथ रहेंगे वो आपको ले जाएंगे, अकेले आप एंट्री नहीं कर सकते हो, है ना, ठीक है, करा गया हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सके। क्यों किया जाता है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो उनका वातावरण होता है जीव जंतुओं का, वो आराम से चैन से घूमते हैं वहाँ पर, उन्हें बेफिक्र घूमते हैं, अभय घूमते, उन्हें कोई किसी का भय नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने पड़े। अगर ऐसे खुले छोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है, मनुष्य है। कौन है, प्राणी कौन है, मानव है। इसी ने अपने स्वाद के लिए जीव चटोरिया हो गई है ना, तो मुर्गा खा और बकरा खा, भैंसा फाड़ और मछली खा, लेकिन एक टाइम के हिसाब से, एक रेशियो अनुपात के हिसाब से खाए तो ठीक है, लेकिन डेली वो चीज़ें चल रही हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य एक मांसाहारी प्राणी है, सर्वाहारी है, क्योंकि इसके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, फाड़ने वाले, काटने वाले, चबाने वाले, ठीक है, अर्ध चबाने वाले, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। परंतु आप देखिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों माना, क्योंकि दूसरों की सहायता करने के लिए ना, दूसरों की सहायता करने के लिए। लेकिन हमने इनकी सहायता नहीं की, बल्कि इनका क्या है, पोषण शोषण नहीं, इनका शोषण किया है। पोषण अब छोड़ो, इनका पोषण करने के लिए भाई हमें बुद्धि इसलिए दी कि गायों को हम पालें, उनसे दूध प्राप्त करें और उनका भरण पोषण करें, उनकी रक्षा करें, सेवा करें। परंतु इसको सब तहस नहस कर दिया मानव ने, तस्करी करने लग गए हैं जीव जंतुओं की हड्डियों के मांस की, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। तो इस तरीके की घटना कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। उसकी तो छोड़िए, मानव को मार के खाने की सोच रहा है, ठीक है, मानव की हत्या कर रहा है। क्यों, अगर ऐसा नहीं होता, सब प्रेम से रहते, तो क्यों इतना पुलिस फोर्स लगाना पड़ता, क्यों मिलिट्री को हमें इतना सारा सतर्क रहना पड़ता, क्यों इतना पैसा हमें अपनी सुरक्षा पर खर्च करना पड़ता। क्योंकि मानव ने ऐसी विकृतियाँ पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से क्या है, हम चैन से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए और देखते हैं आगे, ठीक है।
1976 में टोबैगो में स्थित मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अभी भारत की बात नहीं है, ये विश्व का माना। टोबैगो एक देश है, वहाँ पर इसको मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीवन अभयारण्य। वन्य जीवन अभयारण्य मतलब वनों का जीवन अभयारण्य, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ वन के जो जीवन है, वनों में जो जीवन है वो अभया मतलब बिना भय के जी सकते हैं। देखो कैसे, अभयारण्य, इसकी वर्तनी याद कर लीजिएगा, हिंदी की बार बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अभयारण्य कैसे लिखते हैं, तो वहाँ लिखा होगा आधा भा लिख के लिख देते हैं वो अभयारण्य, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या है, गलत होता है। वो क्या होता है, गलत होता है। यहाँ देखिए, अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस आरण्य, सरकार तथा किसी संस्थान द्वारा संरक्षित वन, पशु पक्षी विहार, ठीक है, या तो वन हो सकते हैं या पशु पक्षी विहार, वहाँ पर जो पशु पक्षी जो विहार करते हैं, है ना, घूमते हैं, को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना होता है। ये क्या होता है वन्य जीव अभयारण्य, या तो पशु पंछियों को या वनस्पतियों को क्या करना होता है, संरक्षित करना होता है। ये देखें, उनका विकास करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद लेना। संरक्षित करके क्या होता है, उद्देश्य क्या है, उनका विकास करना। भाई जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनका विकास करना, कि भाई अभी ना कोई छेड़ेगा नहीं तो अपना जीवन आराम से जिएंगे, ठीक है। और उन्हें शिक्षा की मदद लेना है ना, सीख मिलती है हमें उनसे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा, सरकार दो प्रकार की होती है, ठीक है, सरकार दो प्रकार की होती है। हालांकि अगर एक और देख लें तो 3 प्रकार की आती है। जैसे यहाँ देखें तो केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। एक और होती है बेटा जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के मुखिया कौन होते हैं, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं। राज्य सरकार के सीएम होते हैं। और स्थानीय सरकार के कौन होते हैं, स्थानीय सरकार आप कहोगे डीएम होते हैं, है ना। हालांकि डीएम ही पावरफुल होते हैं, लेकिन इसको 2 विभागों में बांटा जाता है। एक नगरीय सरकार मतलब शहरी सरकार, एक होती है ग्रामीण सरकार। तो जैसे ग्रामीण सरकार 3 स्तर बांटी जाती है, ठीक है, जिला पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक पर, और गांव में सबसे बड़ा जो सरकार होती है वो ग्राम प्रधान होता है ना। प्रधान की लिखी हुई बात को प्रधानमंत्री भी नहीं काट सकते, इतनी बड़ी पावर होती है ग्राम पंचायत में। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रामीण में जो प्रधान बनते हैं वो या तो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, या अनपढ़ होते हैं, या फिर महिलाओं को खड़ा कर देते हैं। वो बेचारी अपने अधिकार को जानते नहीं है, तो उनका पति भी आराम से उन पर सरकार को चलाता है, ठीक है, और भी लोग उस पर काबिज हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई जिनका उद्देश्य संकट में पड़ी प्रजातियां संकट में पड़ी हैं, चाहे वो पौधों की प्रजाति हो, चाहे वो जीवों की प्रजाति को सुरक्षा प्रदान करना होता है। उसका उद्देश्य क्या, संकट में पड़ी प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है। मार्च 2020 तक भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, 86 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, संरक्षित हैं, 163 कम्युनिटी रिजर्व हैं, मतलब प्रजातियां रिजर्व हैं, इनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभयारण्य आपने पढ़ा। आगे देखें जैव विविधता देखें तो इसमें पाएंगे कि जैव विविधता क्या होती है।
जैव विविधता का अर्थ है जीवन की विविधता। जीवन की विविधता मतलब जीवन में कौन कौन सी विविधता है। आगे देखें, एवं परिवर्तनशीलता। विविधता का दूसरा अर्थ होता है परिवर्तनशीलता, अर्थात जैव विविधता वह प्राकृतिक संसाधन है, वह प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन है जैव विविधता जिससे हमारे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब पेपर में आएगा कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन बना के अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 2024 की थीम थी क्या थी, बी पार्ट ऑफ द प्लान। हम योजना के हिस्सा हैं, हम स्कीम के भाग हैं, ये सारे। ठीक है, जैव विविधता हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समस्या हो रही होगी देखने में। आगे देखें, आगे है लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ देखें, ये वे जातियाँ होती हैं, ये वे जातियाँ होती हैं। ठीक है, वे जातियाँ होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। जैसे एक क्षेत्र था और वहाँ पर हम इंसान खोजने गया है ना, इंसान खोजने गया, मान लो आदमी, कोई भी मनुष्य आदमी खोजने गया कि देख के आए चीता है कि नहीं है, तो यहाँ खूब खोजा, चीता नहीं मिला, चीता नहीं मिला। और उसके बाद और भी जीव जंतु खोजे, नहीं मिले, तो इनको बोलते हैं लुप्त जातियाँ। तो भारत से चीता जैसी बहादुर जो बिल्लियाँ हैं वो गायब हो गई। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री, ठीक है, कहाँ से लेके आए थे, नामीबिया से लेके आए थे, दक्षिण अफ्रीका से देशों से लेके आए थे चीता, जो कूनो राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनको लाके छोड़ा था। छोटे छोटे देखो बच्चा है क्यूट सा, हर जीव का बच्चा प्यारा होता है, तुमको प्यारा नहीं लगता लेकिन उसको प्यारा लगता है। ठीक है ना, तो देखो ये चीते गायब हो गए। दूसरा ये गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये भी गायब हो गई है। ये लुप्त जातियाँ हैं, मतलब लुप्त गायब हो गई हैं, ये यहाँ पर अब नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से गायब हो गई हैं, लिख लीजिएगा। आगे देखें, सुवेद जातियाँ। सुवेद जातियाँ क्या होती हैं, सुवेद जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या कभी घनी रही थी, बहुत घनी थी, बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, जिन विषम परिस्थितियों के कारण अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, मतलब घट रही है। ठीक है, विपरीत प्रभाव मतलब घट रही है, डालने वाली, ठीक है, अब घट रही है। अब क्या कह रहे हैं, विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई, मतलब जो परिस्थिति बन गई है इन्हें घटाने की, अगर इनको नहीं बदला गया तो संख्या इनकी घटती रही, इनको नहीं बदला गया तो इनकी संख्या घटती रहेगी और ये संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। ठीक है, श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, आपने देखी भी नहीं हो, देख लीजिए नीली भेड़। ठीक है, एशियाई हाथी। ठीक है, दूसरा गंगा डॉल्फिन पर भी खतरा है। देखिए हाथी क्यों गायब हो रहे हैं, क्यों, हाथियों को शिकार होता है। ठीक है, हाथी के दांत के लिए इसे मारा जाता है। नीली भेड़ को इसके जो अंग हैं इनके से ज़्यादा बहुत सारी दवाइयों काम में ली जाती है। और गंगा डॉल्फिन क्यों है, हम बोलते तो गंगा को माँ है, काम ऐसा करते हैं कि माँ के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं ना। कोई चाहेगा कि अपनी माँ को गंदा करें, ये झूठे लोग हैं जो गंगा को माँ बोलते हैं। इससे तो मैं उन नास्तिकों को बढ़िया मानता हूँ जो गंगा को माँ नहीं मानते, केवल नदी को नदी मानते हैं ना। माँ कहने वाले मुंडन कराने गंगा जी में जा रहे हैं, माँ बाप की हड्डियाँ बहाने के लिए गंगा जी में जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वहाँ जाके तृप्ति मिल जाएगी? मेरा तो खुद का विचार ये है कि मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में दफन कर दो, जहाँ पर थे आपने बहा दिया, ठीक है, वहीं पर आप जहाँ भी समाधान किया है वहीं ख़त्म कर दो कहानी को।
उनको ले जाकर आप दूसरी नदी में बहते हैं तो क्या नदी दूषित नहीं होती होगी? होती है, अवश्य होती है। दूसरा, आप पॉलिथीन ले जाते हो पूजा पाठ की सामग्री के लिए, उसमें ऐसे पॉलिथीन सहित फेंक देते हो। अरे तुमको अगर वो माँ लगती है, गंगा को माँ मानते हो, बड़े अदब सम्मान के साथ उनका पूजन करो हाथ जोड़कर, ठीक है। जल को कहो, हे जल देवता हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ करो, हे गंगा माँ हमें माफ़ करो, हमसे कोई गलती हो गई। तुम गलती पे गलती करते हो, बाद में हाथ जोड़ते हो। क्या है, तुम यहाँ के गंदगी फैला रहे हो, मुर्दों को वहाँ पे मार बहा दिया जाता है ऐसे ही, और उनकी हड्डियों को विसर्जित करने जाते हो। गंदे गंदे नाले खोले जाते हैं। संसार की सबसे प्रदूषित नदी रही है गंगा। अभी भी गूगल करोगे तो दूसरे तीसरे नंबर पे अभी भी होगी, है ना। गंगा सबसे प्रदूषित नदियों में आती है। आप कानपुर चले जाओ, वहाँ का पानी पी के दिखाना। कुछ लोग बोलते हैं कि गंगा में बहुत शक्ति है, गंगा का पानी खराब नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ फिर आरओ की जरूरत क्या पड़ रही है? डायरेक्ट सरकार आरओ गंगा का पानी घर में भिजवाए, सीधा पानी गंगा का घर में भिजवाए बिना फिल्टर किए, तब तो माने कि गंगा का पानी शुद्ध पियो तुम। गंगा किनारे जितने लोग रहते हैं, मैंने उनको देखा, वो सभी आरओ का पानी पी रहे हैं, सभी आरओ का पानी पी रहे हैं। ज़्यादातर वो गंगा का पानी सीधा नहीं पीते हैं, ठीक है। आस्था के तौर पर उसमें डुबकी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पीने योग्य पानी छोड़ा है? किसने किया? ये हम लोगों ने किया, मानव जाति ने किया, ठीक है। तो गंगा जब पानी प्रदूषित होता है तो ये डॉल्फिन रानी जो है, इनका जीवन नष्ट होने पर आता है। तुम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो मैं ऊपर वाला कुदरत कभी माफ़ नहीं करेगी। बात समझ में आई? हाथी कितना सुंदर जीव है, इसके लिए तुमने जंगल नहीं छोड़े। इनका दुरुपयोग सींगों से क्या हो रहा है? सींगों को काट के तुम क्या बहादुर बन जाते हो? कुछ सेक्स वर्धक दवा होती है, उनमें इसका यूज किया था सींग का, ठीक है। गैंडे का सींग जो होता है, एक सींग निकलता है, उसका यूज किया जाता है। तो अपनी हवस मिटाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है? आप दूसरों का हित कर रहे हो ना। चलिए, हालांकि समझाने, हमारे समझाने पर लोग नहीं मानेंगे, हमारा काम है समझाने का, ठीक है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, संकटापन जातियाँ। आप लोग एक फोटो को देख के बहुत हंस रहे होंगे कि इसमें इस आदमी का फोटो क्यों लगा दिया ना, इस कलाकार का फोटो क्यों लगा दिया। तो आप यकीन माने, इन पर भी संकट आ गया था, ये भी संकटापन जातियों में शामिल हैं, ठीक है। शायद कट रहा है ना, थोड़ा सा आगे से ध्यान रखेंगे, टाइपराइटर से बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान रखें। संकटग्रस्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, ठीक है। इनके ऊपर खतरा बना हुआ है, इनकी संख्या कम हुई है। यदि ये जारी रही, यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना मुश्किल है, ये नष्ट हो जाएंगी। जब नष्ट हो जाएंगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। जैसे काला हिरण, काला हिरण, मगरमच्छ, संघाई, ठीक है। तो देखो, काला हिरण आपका ये है, मगरमच्छ आपका ये है, और ये क्या है? संघाई है। देखो, इन भाई साहब ने, ठीक है, काले हिरण की हत्या कर दी थी, ठीक है। हालांकि अभी तो नकारते हैं कि मैं उस गाड़ी में था नहीं, लेकिन गाड़ी तो इन्हीं की थी। और इनसे एक समाज, बिश्नोई समाज है, जो कि जीव जंतु को बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम गाय को माँ मानते हैं, गाय से कोई कुछ कहता है तुरंत हम रिपोर्ट करने चले जाते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं ना, बदतमीजी करता है। तो इन भाई साहब की गाड़ी ने, या इन्होंने इसको मार दिया। तो वहाँ के बिश्नोई समाज आज तक इनको माफ़ नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वो उनके घरों में मोर, ये काला हिरण आपको ऐसे ही मिल जाएगा घूमता हुआ, खाना खाता हुआ। और तो और वहाँ की औरतें जो हैं, वो अपने स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऐसे ही इनको भी दूध पिलाते हैं इनके बच्चे को। तो कितना लगाव होगा। इस आदमी से बोला गया कि आप माफ़ी मांग लो, तो ये आदमी ये तक नहीं बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पर्यावरण प्रकृति द्वारा ये संरक्षित तो नहीं है, ये वैसे भी संरक्षित नहीं है, है ना। वह भी जीवों को प्यार नहीं करते होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मगरमच्छ देखो, इनके जीवन पर भी संकट बना हुआ है, क्योंकि नदियों का पानी दूषित हो रहा है, और ये भी अपने आप को क्या बेटा खत्म करने वाले हैं। संघाई देखो, 4 सींग है संघाई, है ना, ये भी क्या है? संकटाग्रस्त जातियों में आती है। इनके जीवन पे खतरा बना हुआ है, ठीक है, खतरा बना हुआ है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जैव विविधता हम पढ़ा चुके हैं आपको
जैव विविधता को जो निम्नीकरण हो रहा है, जो कमी आ रही है, उसके पीछे यहाँ तर्क दिया गया है। आप देखें, वन और वन जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं। उनमें कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। ठीक है, जंगली जानवरों को मारना, ठीक है, उन्हें मार रहे हैं, धगाधक मारने लगे पड़े। क्यों मार रहे हैं पता नहीं, अपने स्वाद के लिए। जीव चटोरी है ना, खाने को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको तो वही मांस मदरा चाहिए। ठीक है, दूसरा, वन्य जीवों के आवास का विनाश किया है। अभी आपका घर छोटा है, आराम से रह सकते हो, नहीं, आपके अंदर मन में कुलकुली मच रही है ना कि एक घर यहाँ होना चाहिए, एक घर यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, सभी में एक एक रात रहूँगा। ठीक है, अरे भाई, कुदरत ने सभी को समान रहने का अधिकार दिया है, सभी को प्यार से रहने का अधिकार दिया है। अगर आपका एक घर में काम चल सकता है तो 4 घर क्यों बना रहे हो? ठीक है, हाँ, अगर आपका बिजनेस है घर बनाने का तो उन ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। और सरकार को ये पॉलिसी भी लानी चाहिए कि अगर आपका एक घर बढ़िया सा है तो आपको दूसरा घर नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। और जो घर फालतू बने हुए उन्हें कृषि भूमि में तब्दील कीजिए, वहाँ पर खेती कीजिए। ठीक है, तो ये ना शान शौकत दिखाने के लिए। दूसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण कर दिया है। जैसे प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, धुआं निकल रहा है, धुआंधार वाहनों से निकल रहा है, फैक्ट्री और कारखानों से निकल रहा है। जल प्रदूषण, गंदे वाटर सीवर जो हैं, गटर खोल दिए जाते हैं नालियों में, मतलब नदियों में, तो आपका क्या है, खूब जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा प्रदूषण कौन सा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और स्थल प्रदूषण। देखो, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, अभी एक नया कचरा प्रदूषण आया, ई कचरा। ठीक है, ई कचरा क्या होता है? मोबाइल खराब हो गया, फेंक दिया, लैपटॉप खराब हो गया। इसमें भारत भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे चल रहा है। ठीक है, फिक्स आंकड़ा बता दूँ आपको, ये भी बदल गया होगा, तो सबसे ज़्यादा तो अमेरिका है, पहले पे चीन आता, फिर अमेरिका है, फिर भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ऐसे ना, चीन, अमेरिका, भारत, ऐसे आता है। जंगल के दावानल का प्रयोग, जंगलों के दावानल का प्रयोग, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। लगने वाली आग दावानल कहलाती है ना, लगने वाली दावानल कहलाती है। तो इन कारणों से जैव विविधता का नाश हो रहा है। जैसे मान लो एक आपने देखो, मान लो आम है, आम का एक पेड़ है, तो आप देखो उसके कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के, मोटा आम, लंगड़ा आम, चूसा आम। ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल का आम। और ऐसे ही इन प्रजातियों को, विविधता को कम करने के लिए कितनी चीज़ जिम्मेदार हैं। ठीक है भाई, कोई आम अच्छा बना है तो वहाँ को हो सकता है वहाँ का कोई पक्षी अच्छा हो जो फल के लिए विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता हो, या विशेष प्रकार से प्यार करता हो, तब बड़ा हुआ हो, है ना। तो ये चीज़ें बेटा आपने विविधता हो। अब जीव जंतु में विविधता होती है, बिल्ली 7 प्रकार की पाई जाती है, अब तुम उनको खत्म कर दिया, चीता खत्म कर दिया, चीता भी तो बिल्ली है, तो मारा उसको, तुमने आवाज़ छीन लिया इनसे, अब कह रहे हो बंदर घर में घुस रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, कह रहे फेफड़ों में प्रदूषण हो रहा है और हमारे लिए कैंसर हो रहा है, मरे जा रहे हैं। मरोगे तो सही, एक दिन ऐसे मरोगे कि आपको पानी भी नसीब नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। तुम ऐसा काम करके जाओगे कि आने वाली पीढ़ी भी है ना पानी के लिए भी तरसेगी कि शुद्ध पानी कहीं से मिल जाए। हालांकि वैज्ञानिक तरीकों से द्वारा, तकनीक के द्वारा हम बचे हुए हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, पानी खत्म है पीने का। ठीक है, वैसे भी 1% पानी है पीने वाला पूरे संसार में, उसको भी तुमने गंदा कर लिया। चलिए लिख लीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट। आगे देखें, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, देखो फ्लोरा और फौना बताए थे तो उसी में है। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। जो विश्व में सबसे समृद्ध देश हैं जैव विविधता के मामले में, उनमें हमारा भारत भी आता है, ये खुशी की बात है ना। एक है, यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताओं की 8% संख्या, मतलब संसार की 100% में से 8% केवल अकेला देश लगभग 16 लाख
संख्या है इनकी उपजातियों की पाई जाती हैं। ये अभी भी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना हैं। अब तक जो खोजी गई है ना उनकी 2-3 गुना हैं भारत में अंदर, है ना। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात हैं, वन्य वनस्पति जात हैं, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, इस तरीके से इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इनसिग्निस और महुआ की जंगली किस्म, महुआ जिससे शराब बनाई जाती है, बहुत सुंदर फल होता, हमने खाया है, एक बार जंगल गए थे गुजरात, वहाँ खाया था। ठीक है, ओवरंडिया हेप्टोन्यूरॉन घास की एक प्रजाति है। जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। पता नहीं कितनी हो चुकी हैं, जिनकी खोज की है उन्हें हम ढूंढ रहे हैं अभी तक। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े दिखाई देने वाले प्रजातियों पर है, छोटी छोटियों पर हमें ध्यान नहीं जाता है, जबकि अधिक बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों पर के लुप्त होने पर अत्यधिक केंद्रित है। परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधों की हमें महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, छोटे प्राणी और जीव भी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लिख लीजिए ये सारे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, ये देखिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन? प्राणी जात, वनस्पति जात, है ना। और जो संकटापन जो उत्पन्न हो गया है उसके लिए IUCN को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन? IUCN। ठीक है, संगठन का उद्देश्य विश्व के पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान खोजने की सहायता करना है। ठीक है, जिन पर संकट हो रहा है, जातियों पर परेशान है, मतलब गायब हो रही हैं या फिर गायब होने वाली हैं, उनकी खोज करता है, फिर उनको समाधान ढूंढता है। कौन? IUCN। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तथा इसे लाल सूची रेड डाटा भी कहा जाता है। 1964 में आयोजित विश्व भर में पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका इसी के पास है, IUCN के पास। ठीक है, IUCN हेडक्वार्टर इन ग्लैंड नियर जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। सब वहीं पर जिनेवा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट। आगे देखो, सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है, हम भी सामान्य जाति में हैं कि अभी हम जीवित रहें। ठीक है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट इत्यादि, ये सभी क्या हैं? आपके सामान्य जातियाँ हैं। इनको जीने के लायक अभी जो व्यवस्था बनी हुई है। यही देखें, संकटग्रस्त जातियाँ देखें तो वे जातियाँ जो लुप्त होने की कगार पर हैं तथा विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो इन जातियों का जीवित रहना मुश्किल है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ, ठीक है, वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियां उदाहरण है। संकटग्रस्त जातियां सामान्य, जिन पर कोई संकट नहीं अभी रह रही हैं। संकटग्रस्त मतलब जो खत्म होने वाली हैं। और सुवेद्य पहले बता चुके हैं, दोबारा पढ़ लीजिए। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया, इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों तो नहीं बदली जाती, तो इनकी संख्या घटती रहती है और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों में उदाहरण है। ठीक है, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ और सुवेद जातियाँ।
लिख लीजिए। आगे देखिए, दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जाति देखेंगे, दुर्लभ तो दुर्लभ ही होता है। दुर्लभ जातियां उन जातियों को कहा जाता है जिसमें सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को डाला गया है और यह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी समाप्त होते जा रहे हैं। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुर्लभ जातियां हैं, अगर इनको आपने सही तरीके से नहीं सेजा, सही तरीके से व्यवस्था नहीं की, इनके रखरखाव संरक्षण नहीं किया, तो एक दिन क्या ये संकटापन या लुप्त होने पर कगार पर आ जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी है? उदाहरण तौर पर विशालकाय पांडा, बड़ा पांडा, जंगलिया बक्ट्रियन ऊंट, चीता, कैलिफोर्निया कोंडोर, फिलीपीन ईगल, काला सॉफ्ट सेल कछुआ, माऊ की डॉल्फिन इत्यादि। इस तरीके की है ना। स्थानिक जातियां प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं में से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल में मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। मतलब स्थानीय, ये एक ही जगह पे पाई जाती हैं। जैसे निकोबारी कबूतर है, एक स्थानीय जाति है, हर जगह नहीं पाया जाएगा। अंडमानी सूअर वो अलग प्रकार सूअर होता है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन जो भेड़ का एक आकार होता है वो वहीं पाई जाती है। ठीक है जी। अंडमानी टील ये भी वहीं पाई जाएगी। ये स्थानिक जातियां हैं, स्थानिक वनस्पति नहीं, स्थानिक जातियां। आगे देखें, लुप्त जातियां। लुप्त जातियां कौन सी हैं? लुप्त का अर्थ है वह जातियां जो समाप्त होने के कगार पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। यह माना जाता है कि प्रजातियों का अंतिम शेष सदस्य मर चुका है। ठीक है, जैसे वहाँ यहाँ पर मान लो पहले हमारे दादा थे, दादा के पापा थे, फिर दादा आए, दादा के बेटे हमारे पापा हुए और पापा के बेटे हम हुए। अब हमारी ऐसी हालत हो कि अब हम मरने वाले हैं। ठीक है, तो इनको बोले हैं लुप्त, मतलब खत्म हो गए, मरने वाली मर गई, हम मर गए, तो अब हमारी कोई संतान नहीं बची, हम ही मर गए, तो उसको बोलते हैं लुप्त जातियाँ। लुप्त का अर्थ होता है वह जातियाँ जो समाप्त होने के कगार पर हैं। यह माना जाता है कि प्रजातियों की अंतिम से सदस्य मर चुका है। ठीक है, ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पर डोडो, यात्री कबूतर जो कभी यात्रा करा देते हैं, कैरिबियन मोन, सील, एशिया चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख। अब लुप्त जाति मान लो, आप कहो डायनासोर मान लो, और डायनासोर कहीं नहीं मिलता ही नहीं है, तो खत्म हो चुका, लुप्त है। हालांकि थे या नहीं थे इस पर संशय बना हुआ है ना, रियलिटी पता नहीं है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का उद्देश्य विश्व के पर्यावरण और विकास का संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान खोजने में सहायता करता है तथा इसे लाल रेड डाटा सूची भी कहते हैं। 1964 में आयोजित विश्व भर में पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका इसी के पास है। इसके बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, लगा दिया है हमने, है ना। वहाँ नहीं दिखे तो यहाँ दिख जाएगा आपको, इसलिए आगे देखो, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। सामान्य जातियाँ, संग्रह जातियाँ, सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ। इसके बारे में अलग से कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेना दुर्लभ जातियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सुभेद जातियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब हम बता चुके हैं आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। ये देखो, यहाँ पर वन व वन्य जीव कट रहा है ना, समस्या रही है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। वन व वन्य जीव, वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करने के लिए उनका प्रबंध, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन व वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में
इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, संसाधनों को संरक्षित के रूप में उनको बांटा गया है। कौन कौन सा, देखो आरक्षित, मान लो जो वन है, जीव जंतु, उनको बांटा गया है कि संरक्षित हैं। संरक्षित कौन कौन से तरीके पर है ना, जैसे आरक्षित वन, आरक्षित वन से तात्पर्य है उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारतीय वन अधिनियम में हुआ था। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित हैं। ठीक है, आधे से अधिक वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये ऐसे आरक्षित कर दिया कि इनमें घुसना, इन पे पत्तियां तोड़ना भी क्या है, अपराध है। नीचे गिर जाएंगे, आप उठा सकते हो, वो भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे पूछकर। आगे देखो, भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सतपुड़ा कहाँ पड़ेगा आपको बताओ, ये राजस्थान नहीं, सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। रक्षित वन, ठीक है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। ये 50% से भी ज़्यादा है। जो आरक्षित है, आरक्षित कितना है, ये 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, 50% प्लस है। ठीक है, प्लस है ना, ऐसे कर लो। ठीक है, लिखने को 50% प्लस ये वाला आरक्षित, और रक्षित कितना है, 1/3। ठीक है, 33% वन विभाग के अनुसार। ठीक है, बचाने की इनकी सुरक्षा आवश्यक है। 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी संख्या सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, अवर्गीकृत वन देखिए, एक तो आरक्षित हो गए, रक्षित हो गए, अवर्गीकृत वन उन वनों को कहा जाता है, अवर्गीकृत वन उन वनों को कहा जाता है जिनका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है कि उनको आरक्षित करें या रक्षित करें, है ना, आरक्षित बनाया जाए या रक्षित। यह सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो कि सरकार, व्यक्तियों, समुदाय से स्वामित्व में होते हैं। जो बंजर भूमि होती है, आपने देखा हो गांव में खुली पड़ी रहती है ना, उस पर ना किसी का अधिकार होता, खूब उसको यूज कीजिए, बढ़ती है, कुछ भी कीजिए, है ना, तो उसके लिए बोला है। तो जो वन है उनका संरक्षण 3 प्रकार से होता है, आरक्षित कर कर, दूसरा रक्षित कर कर, तीसरा आपका अवर्गीकृत, जिनका नहीं है। और अवर्गीकृत जो वन होते हैं वो व्यक्तियों के अंदर भी आते हैं, समुदाय के अंतर्गत आते हैं, उन पर अधिकार रखाते, सरकार भी होती है ना। आगे देखें, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं, ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों, उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, वैसे भी वन क्षेत्र में एमपी का ही बोलबाला जाता है ना। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपातिक आरक्षित वनों का है। इन राज्यों में आरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है जी, आरक्षित वन पाए जाते हैं। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का भाग ज़्यादा है, रक्षित वन। ठीक है, एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं, गुजरात में अवर्गीकृत हैं, और आपके पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पे क्या है, अवर्गीकृत हैं, जो कि सरकार भी वहाँ पे भूमिका निभाती है, स्थानीय लोग भी भूमिका निभाते हैं, और वहाँ के समुदाय भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में रहते हैं। जैसे अभी तुम पेड़ काटो अपने गांव में, तो जो मुखिया है गांव का या जो घर का मुखिया, उसके क्षेत्र में जो पेड़ आते हैं वो काटने नहीं देगा आपको, बोले पेड़ को मत काटो, गर्मियों में छांव देगा। तो ये भी संरक्षण का तरीका है। अगर काटोगे तो पूरा गांव भी एक हो सकता है, गांव भी एक हो जाएगा तो पुलिस बुला लेगा। तो आपको क्या है, वहाँ तीनों भूमिका निभा रहे हैं। आरक्षित वन 50% से ज़्यादा है, 1/3 रक्षित वन है, बाकी अवर्गीकृत हैं जिन पर निजी स्वामित्व भी हो सकता है, समुदाय का स्वामित्व भी हो सकता है। समुदाय मतलब एक बगीचा बना दिया गांव वालों ने, बोले सभी के लिए खोल दिया है, तो वो समुदाय हो गया। वहाँ से पत्ती तोड़ोगे तो 4 आदमी आपको टोकेंगे जरूर। ठीक है, तोड़ नहीं छोड़ो, नीचे जो गिर गए होंगे ना फल, उनको भी उठाओगे तो 4 आदमी जरूर टोकेंगे आपको। और ये 4 आदमी कौन से हैं आज तक पता नहीं पड़ा जी, है ना। एक समूह होता बेटा,
समुदाय और वन संरक्षण, इस बात का कई स्थानीय समुदाय ने भी मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन व्यवस्था को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट इसी परंपरा की गवाही देते हैं। अब देखो, कुछ लोग धर्म पे उंगली उठाते हैं ना, धर्म बुरे नहीं है, धर्म के द्वारा जो मानने वाले लोग हैं उनके कर्म बुरे हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये सभी धर्म बेटा अच्छे हैं, है ना। लेकिन इसमें जो पल रहे हैं ना, जो कीड़े मकोड़े की जो सोच रखने वाले हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, ये लोग गंदे हैं। कभी किसी भी ईश्वर अल्लाह ने नहीं कहा कि आप कुर्बानी दो दूसरों को मारो। तुम काहे के हिंदू हो, एक हिंदू हो के हिंदू को पीट रहे हो जाति के नाम पे, तो ये कोई हिंदू तो ना आप, ठीक है। हिंदू शब्द बेटा बहुत बड़ा गर्वित करता है, अपने आप गौरवान्वित करता है अपने आप में, ठीक है। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो अभी कई अखबारों में पढ़ा कि जो सख्त हिंदू है ना, अभी देखो शत्रु सिन्हा जी ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है, मलाइका अरोड़ा जी ने कहाँ शादी की है, करीना कपूर जी ने कहाँ शादी की है, और इन्हीं के द्वारा पालन पोषण होते हुए राजनेता बार बार हल्ला उठाते हैं कि नहीं हम तो हिंदू हैं। बात समझ रहे हो। तो बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद बेटा ये हिंदू मुस्लिम भूल जाते हैं, तो आपको इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। हिंदू एक बेटा विचारधारा है, अपने आप में दूसरों को मान सम्मान देने वाली विचारधारा थी, है ना। हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है, कोई भी संस्थापक नहीं है, वो एक मान्यता है। और हिंदू धर्म में पीपल को देव माना जाता है, जहाँ तक तुलसी का वृक्ष है, इन सभी वृक्षों को क्या है हम पूजते हैं, और पूजा करने के कारण ही हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। अभी तुम देखोगे कि राम की जो तस्वीर है वो ऐसे धनुष लेके दिखा रहे हैं। अरे राम की दूसरी भी तस्वीर है जो सभी को प्यार से रखना चाहते हैं, कृष्ण की दूसरी भी तस्वीर है जो सबको सबक सिखाना चाहते हैं। आप चक्र लेके दिखाते हो बार बार, उनको आप हिंसक दिखाते हो। हनुमान जी को आप ऐसे दिखाते हो गुस्से में, तो नहीं, हनुमान जी तो बल के देवता हैं, बल देते हैं, उनका सम्मान करने वाले लोग बहुत हैं भारत में। लेकिन कुछ लोगों ने इन देवताओं की मिट्टी भी गिरा दी है, इनका भी पतन होना है निश्चित रहे, ठीक है। समय सबका आता है। चलिए बेटा ये देखिए, तो समुदाय भी बेटा अपनी भूमिका निभाते हैं वन संरक्षण में, है ना, समुदाय भी भूमिका निभाते हैं। आगे चलिए, पारतंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी जीवधारी पेड़ पौधे जीव जंतु सम्मिलित हैं। ये अपने अजैव के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, अर्थात सभी जीवित जीव एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं। पारतंत्र क्या होता है? पारतंत्र में दो चीजें आती हैं, जैव और अजैव, ठीक है। अजैव थोड़ा राइटिंग देख लेना, कभी कभी हम बहुत वैसा लिख देते हैं, तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है हमारी, है ना, समझिए। जैव मतलब जीवन, जैसे मानव है या सजीव चीज जो भी है, कुछ भी हो सकता, बतख कीड़ा मकोड़े जो भी। अजैव क्या है? जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे प्रकाश, सूरज की रोशनी, वायु, इनमें जीवन नहीं है। पानी, ये सभी अजैव हैं। और मानव प्रकाश के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, जल के द्वारा अंतःक्रिया करता है, तभी जाके तो पारतंत्र बना पाता है। इन दोनों के ही मिश्रण को पारतंत्र कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर ही पारतंत्रों का निर्माण होता है। जैसे पारतंत्र दो प्रकार का होता है पारतंत्र, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक पारतंत्र, ठीक है, जहाँ पर जल भी है, वायु भी है और आपका स्थल भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी ने बनाया नहीं, अपने आप है। लेकिन दूसरा होता है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे आपका क्या है, जैसे खेत, ये आपका मानव निर्मित है। बगीचा की कटिंग वटिंग तो मानव ही करता है। दूसरा, आपके घर में जो जलशाला होती है ना, जलशाला मतलब मछली को जो पालते हो आप, मछली जलशाला, एक्वेरियम बोलते हैं इसको, वो भी आपका क्या है, मानव जन्य पर्यावरण है। क्योंकि मछली को पानी भी चाहिए, वायु भी चाहिए
और ऑक्सीजन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो पारतंत्र में बेटा एक दूसरे जैव अजैव क्रिया करके निर्मित करते हैं, ठीक है। वनस्पति जात देखो, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। मतलब किसी भी स्थान पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको वनस्पति जात कहते हैं। साल, सागौन, पंचमढ़ी, आर्य क्षेत्र के उदाहरण है, ये वनस्पति जात हो गए, साल, सागौन और पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है, ठीक है। उपयोग और दोहन, संसाधनों का लगातार बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इनका ह्रास होने लगता है, जिससे संसाधनों का दोहन कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा उपयोग करोगे तो दोहन ही होगा ना। प्राणी जात देखो, वनस्पति जात, प्राणी जात, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। जैसे हिरण, चीतल, आर्य क्षेत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? प्राणी जात में आते हैं। लिख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, पूछेगा प्राणी जात क्या है तो लिख दीजिएगा ये। वनस्पति जात क्या है, प्रश्न अपने आप बनाइए। वनस्पति जात का अर्थ क्या है, वनस्पति जात की परिभाषा क्या है, वनस्पति जात को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखिए प्रश्न। तो ऐसे करके प्रश्न बनाइए। पारतंत्र क्या है, अब लिखिए, एक 3 प्रश्न बनाइए, उत्तर एक ही लिखिए। आप यकीन मानिए 80% नंबर तो हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों से आएंगे। अगर आपने किताब को ढंग से पढ़ लिया और विस्तार से तो 90% के चांस पूरे, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो फिर तो 95-100 की पहुंच जाएगा मामला, ठीक है। आगे देखें, पौधे और प्राणियों की प्रमुख श्रेणियां। पौधे और प्राणियों की प्रमुख श्रेणियां, सामान्य श्रेणी, संकटग्रस्त प्रजातियां। सामान्य श्रेणी में मतलब कोई घटना नहीं होने वाली, आराम से जीवन जी रही हो। संकटग्रस्त मतलब अगर आपने अपनी नीति नहीं बदली, अगर आपने इनको परेशान किया जीव जंतुओं को तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पेड़ों को काटते रहे तो सभी नष्ट हो जाएंगे ना। ग्रस्त मतलब उनको परेशान है, उन पर संकट मंडरा रहा है, ठीक है। सुवेद, इनकी रक्षा करो नहीं, ये भी एक दिन लुप्त प्रजाति हो जाएंगी। दुर्लभ प्रजातियां जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ढूंढने पे, ठीक है। स्थानिक पादप और लुप्त प्रजातियां, ये सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज के बारे में आपको लिखना है। आगे देखो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीज हैं, पेपर पूछ लेगा। भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों के प्रकार और जलवायु दशाओं में भिन्नता के आधार पर भारत में पाए जाने वाले वनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, और पृथ्वी के बीचों बीच होके बेटा एक लाइन गुजरती है, ऐसे, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसी के नीचे या ऊपर उत्तर में जाएंगे तो एक लाइन है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा। इसके दक्षिण में जाएंगे तो एक लाइन गुजरती है, उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। तो कर्क रेखा या मकर रेखा के मध्य, जो क्षेत्र पाया जाता है यही कहलाता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर वर्षों भर गर्मी का मौसम पाया जाता है। जितना तुम पृथ्वी के बीच हिस्से में जाओगे भूमध्य रेखा की तरफ, वहाँ पर गर्मी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर एक विशेषता है कि 2 PM दिन के 2 बजे और 4 PM तक घनघोर बारिश होती है, हर रोज होती है। इसीलिए जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे भी घने पाए जाते हैं, चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले, सदा हरे भरे रहते हैं, उन्हें हमेशा पानी मिलता रहता है। इसलिए बात करते हैं सदाबहार वन, ठीक है, नोट करिएगा। इन वनों का विकास उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में
हुआ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं औसत सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट, ठीक है, और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं सदाबहार वन। ये बहुत सघन होते हैं जिसमें साल भर हरियाली रहती है। वनस्पति प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, आर्किड्स एवं फर्न, ये सभी कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। अब देखो यहीं पे आपको बता दें, मान लो ये है, आप दक्षिण में जाओगे, ऐसे ये भारत का मैप है, ये है, तो वर्षा, ये हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। यहाँ से जब मानसून चलता है, मानसून चलता है ऐसे, तो यहाँ पहाड़ है, पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं उसे, पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। यहाँ से टकरा के यहाँ झमाझम बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है। जब मानसून आगे जाता है तो यहाँ पूर्वोत्तर में जाकर यहाँ पर जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी झमाझम बारिश होती है। ऐसे मानसून जाता है तो यहाँ बारिश होती है झमाझम। यहाँ एक राज्य है मेघालय, ठीक है, मेघालय। मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघों का घर, मेघों का घर, मेघा प्लस आलय, है ना। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी है? दीर्घ संधि। इसका आ यहाँ जोड़ देते हैं तो मेघालय, है ना, आलय में से घर होता है। तो यहाँ पर भी सदाबहार वन वृक्ष पाए जाते हैं, पूर्वोत्तरी पहाड़ियों में भी, और यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो पत्तों को गिराने वाले हैं ना, पर्ण मीन्स पत्ता, ठीक है, पत्र। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। जब मानसून आता तभी भाई हरे भरे होते हैं, बाकी तो सूखे ठिठरे रहते हैं। हर किसी का मानसून आता जीवन में। 70 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन 2 भागों में बांटे जाते हैं, जैसे आर्द्र और शुष्क। आर्द्र और शुष्क मुख्यतः साल, सागौन, शीशम, आंवला, कुसुम, चंदन आदि ये किसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ये अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कटीले वन देखो, कटीले वन, इन वनों पर पत्तियां नहीं होती, कांटेदार झाड़ियों, कम ऊंचाई और लंबी घासों युक्त होते हैं। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे मुख्य वन है बबूल, खजूर, नीम, घास, खेजड़ी, ये सभी कैसे हैं? कटीले वन है ना। और आगे देखें, और ये कहाँ पाए जाएंगे? बबूल और ये कहाँ? राजस्थान में पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पानी की मात्रा कम है। पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों में बहुत ही सी विभिन्नता देखने को मिलती है। पर्वतों की ऊंचाई के बदलाव में साथ साथ इन वनों में भी बदलाव देखने को मिलता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। मुख्य वन ओक, चेस्टनट, देवदार, जूनिपर, सिनकोना, मैग्नोलिया इत्यादि, ये सभी कैसे हैं? ऊंचाई के साथ बने हुए पर्वतीय वन हैं। मैंग्रोव वन देखेंगे, भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में यह वन विस्तृत है। यह सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपस में मिलती हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और महानदी, द्वीप समूह और महानदी डेल्टा जो बनाती हैं नदियाँ, वहाँ भी पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जहाँ पर डेल्टा होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे देखें, आगे देखें तो आप पाएंगे, आगे देखें तो पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लिया, चलिए आगे चलते हैं। वन हो गए आपके। प्रोजेक्ट टाइगर देखो, प्रोजेक्ट विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, बाकी चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। 1973 में हुई थी, और हाथी जो प्रोजेक्ट है वो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम
1972 में। वन्य जीव रक्षण मतलब वन में जीवन रहने वाले, वनों में रहने वाले, उनके लिए 1972 में लागू किया गया था। बाद में वन जीवन के साथ साथ वन का भी रक्षण किया गया, 1980 आया। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1900, अच्छा ये 80 है ना, वही है। एक 86 भी आया था, ठीक है, वो 86 भी आया था, वो हमने टाइप नहीं, वो गलती से हो गया, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया था, ठीक है, 86 में आया था, ये डबल हो गया है। 1900 देखो पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 में आया। इसमें कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए और वन और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं, यह जीव विज्ञान का विषय नहीं है। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियाँ और स्थलचरों की 3 जातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं। ये सभी कितना बड़ा डाटा है ना, ये सभी खत्म होने वाली हैं, ठीक है। आगे चलें, देखो आगे चलें तो आप पाएंगे लगभग 1500 पादप जातियां भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। टक्सोल नामक रसायन से, जो कि हिमालयन युग में निकाला जाता है। टक्सोल विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। टक्सोल है ना, कहाँ से निकलता है, यह मतलब जौ से निकलता है। निकोबारी मेगापोड एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है। एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपयोग एक सोमाली नागरिक के औसतन उपयोग से 40 गुना ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति केवल 28 बच्चे हैं। एक आदमी के इसमें केवल 28 बच्चे आते हैं, जबकि कनाडा में यह संख्या 8,953 है। समझ लो कितना अच्छा कनाडा देश होगा, है ना। रूस में 4,461 है एक आदमी के हिस्से में। अमेरिका में 716, चीन में 102। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण 1 सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है, 1 सेल्सियस अधिक गर्म होता जा रहा है। एक दिन गर्म होते जाएंगे ना तो कुदरत हमें भी गर्म कर देगी, भूंज देगी हमें ना। देखो आगे चलें, ये देखो प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी बुक के ही हैं, इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न लिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? स्थानिक जाति है निकोबारी कबूतर होता है, ठीक है, और भी अंडरवर्ल्ड टाली होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है? एमपी में है। पेरियार वांग रिजर्व किस राज्य में है? केरल में है। वन बंजर भूमि को सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीकृत। आरक्षित बताए थे, आरक्षित कितना है? 50% से ज़्यादा है। और रक्षित ये बताया था 1/3 है ना, 1/3 है। बाकी जो बचा हुआ है वो कौन है? अवर्गीकृत है। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन क्या था, है ना, बार बार पूछ रहा है। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है और चिपको आंदोलन किस संबंधित है? ये पेड़ पौधों के रक्षण से संबंधित है। चलो इनके प्रश्न उत्तर देख लो आप, ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना, वृक्षों की रक्षा करना, इसके उत्तर हैं आपके। आगे देखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतने समय तक झेला या सुना। यकीन मानिए पूरी मेहनत के साथ आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपने अगर इनका पालन किया तो आपकी 80% नंबर एसएसटी में कोई कम नहीं हो सकता है ना, कोई कम करने वाला नहीं है। बस आपको इसका रिवीजन करना है, बार बार प्रश्नों को हल करना है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाइए, उनमें एसएसटी के जो प्रश्न हैं यहाँ से पढ़कर उनको उत्तर दीजिए। आपका जीवन सफल होगा, ऐसी आशा है, ऐसा विश्वास है। चलिए दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला को आप प्यार दुलार देते रहिए। हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है अभिज्ञा पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। अभी वहाँ पर व्यवस्था आपके लिए सारी बढ़िया रहेंगी, ठीक है। नमस्कार।